सभी विद्वान साथियों को विश्व भूगोल की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप आपको सेकेंड ग्रेड और खासकर ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न देके जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है। महासागरीय निक्षेप का मतलब है कि महासागर की तली में पाए जाने वाले पदार्थ विभिन्न प्रकार से महासागरों के अंतर्गत मलबा या अवसाद पहुंचता है और महासागर की तली में जमा हो जाता है। उसे ही हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। अब महासागरीय निक्षेप को स्रोत के आधार पर कि ये प्राप्त कहाँ से हुआ, स्रोत के आधार पर मुख्यतः हम इसे 3 पार्टों में विभाजित करेंगे कि महासागरों में पाया जाने वाला निक्षेप कहाँ से आता है। अगर इसका बंटवारे को हम एक टेबल के द्वारा समझने चाहें तो महासागरीय निक्षेप की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके हमारे पास 3 प्रकार हुए स्रोत के आधार पे, जहां से ये आपको प्राप्त हुआ। सबसे पहले महासागरों में आने वाला अवसाद जो है वो कहां से प्राप्त हो सकता है, तो सबसे पहले तो हमारे स्थलीय पदार्थ की हम बात करेंगे। स्थलीय पदार्थ मुख्यतः नदियों के द्वारा अपर्दन के कारक जो है सभी प्रकार के, चाहे वो समुद्र की लहर हो, नदी हो सकती है, पवन के द्वारा भी रेत उड़कर जाती है। तो विभिन्न प्रकार के कारकों के द्वारा स्थल भाग का कुछ पदार्थ महासागरों में डाला जाता है और वो महासागरों में जमा हो जाता है, उसे हम स्थलीय पदार्थ कहेंगे। और कण के आकार के आधार पर जो स्थल भाग से जो पदार्थ जा रहा है उसे हम क्रम से निम्न पार्टों में विभाजित करेंगे। जिनका कण बड़ा होता है उसे तो हम कहेंगे बजरी, बजरी से छोटे कण जो होंगे वो आपके रेत कहलाएंगे। उसके बाद सिल्ट आएगी, उसके बाद मृत्तिका आएगी और लास्ट में आपके कीचड़, कीचड़ को हम क्या कहते हैं तो पंक या मड कहते हैं, पंक या मड के रूप में जानते हैं। तो ये सारे पदार्थ आपको स्थल भाग से महासागर के अंदर ले जाए जाते हैं। कणों के आकार के आधार पर हमने इनको इन पार्टों में बांटा। बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका, पंख किसके उदाहरण है महासागरीय निक्षेप में, तो स्थलीय पदार्थ हैं, यानी कि स्थल भाग से विभिन्न प्रकार के अपरदनात्मक कारकों के द्वारा ले जाए गए हैं। अब इसके बाद दूसरा पदार्थ जो आपको प्राप्त हुआ है वो कौन है, तो दूसरा पदार्थ जो है वो ज्वालामुखी पदार्थ है। अब ज्वालामुखी जो है आपके स्थल भाग पे भी आ सकता है और महासागर में भी आ सकता है। तो यदि महासागर में ही ज्वालामुखी आया है तो लावा और विभिन्न प्रकार के पदार्थ महासागर में ही जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर ज्वालामुखी स्थल भाग पे आया है तो वहां से लावा विभिन्न प्रकार के कारकों द्वारा समुद्र में ले जाया जाएगा। ये पदार्थ मुख्यतः महासागर की तली में जमा हो जाएंगे। तो ज्वालामुखी से प्राप्त पदार्थ 2 प्रकार से हो सकता है, या तो डायरेक्ट महासागर के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, या स्थल भाग में जो विस्फोट हुआ है उसके पदार्थ को विभिन्न प्रकार के अपरदनात्मक कारकों के द्वारा समुद्र के अंतर्गत ले जाया जाएगा। और तीसरे प्रकार के जो निक्षेप हमें प्राप्त होंगे उन तीसरे प्रकार के निक्षेपों को हम सागरीय निक्षेप कहेंगे। सागरीय निक्षेप या सागरीय पदार्थ आप इन्हें कह सकते हैं। इनका निर्माण जो है सागरों के भीतर ही होगा। सागरों के भीतर ये जो पदार्थ हैं इन्हें फिर हम स्वभाव के आधार पर 2 पार्टों में बांट सकते हैं। एक पदार्थ तो वो जो कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं उन्हें तो हम कहेंगे जैविक निक्षेप, और जो अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त हो रहे हैं उन्हें कहेंगे हम अजैविक निक्षेप। अजैविक निक्षेप के रूप में, यानी सागरीय पदार्थों को हमने 2 पार्टों में बांट दिया। एक आपके जैविक है और दूसरे आपके अजैविक हैं। अब ये जो आपके जैविक पदार्थ हैं इन जैविक पदार्थों को पुनः हम 2 पार्टों में बांटेंगे। और पुनः 2 पदार्थों में कौन से बांटेंगे कि एक तो वो जो चूना प्रधान है, अर्थात जिनमें चूने की मात्रा ज्यादा है, और चूने की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये अधिक गहराई पे नहीं पाए जाते, वहां पिघल जाते हैं। और दूसरे जैविक पदार्थ वो होंगे जिनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, सिलिका प्रधान। तो जैविक निक्षेपों को हमने 2 पार्टों में बांटा, पहला चूना प्रधान और दूसरा सिलिका प्रधान।
अब चूना प्रधान जो जैविक निक्षेप है, फिर इसको हमने दो पार्टों में बांटा है, और इसके दो पार्ट कौन से हैं? तो एक का नाम तो है ग्लोबिजेरिना और एक का नाम है टेरोपोड। ये दोनों तो चूना प्रधान हैं। सिलिका प्रधान को भी फिर हम दो पार्टों में बांटेंगे। एक का नाम तो है रेडियोलेरियन और दूसरे का नाम है डाइटम। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रश्न जो स्कूल लेक्चर ज्योग्राफी में आपसे पूछे जाएंगे ज्यादातर जैविक पदार्थों के बारे में पूछे जाएंगे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यह है कि जैविक पदार्थों को हमने दो पार्टों में बांटा, एक चूना प्रधान, दूसरा सिलिका प्रधान। प्रश्न ये पूछा जाएगा ज्यादातर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा चूना प्रधान है, कौन सा सिलिका प्रधान है। तो चूना प्रधान जो है ग्लोबिजेरिना और टेरोपोड, शॉर्ट में आप इनको GT कह सकते हैं, ग्लोबिजेरिना और टेरोपोड। इसी प्रकार सिलिका प्रधान में जो है आपके रेडियोलेरियन और डाइटम, यानी कि हम इन्हें शॉर्ट में RD कह सकते हैं। इन दोनों की पहचान बहुत बार आपसे वो करवाएगा कि कौन सा चूना प्रधान है और कौन सा सिलिका प्रधान है। ये जो है ये तो जीव जंतुओं से प्राप्त होंगे, लेकिन डाइटम जो है ये एकमात्र ऐसा निक्षेप है जो वनस्पति से प्राप्त होता है। डाइटम समुद्र में पाई जाने वाली एक वनस्पति का प्रकार है। तो कई बार यह प्रश्न भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा निक्षेप जो है आपके वनस्पति से मिलता है। तो डाइटम किस प्रकार का है? तो सिलिका प्रधान है आपके। अब बात करते हैं कि अजैविक निक्षेप। अब अजैविक निक्षेप जो होते हैं इनमें हम फिर दो भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं अजैविक निक्षेपों को। एक तो होता है लाल चीका और दूसरा जो होता है आसमान से टपकने वाले उल्का पिंड होते हैं। तो ये बेटा महासागरों में पाए जाने वाले निक्षेपों की टेबल है और इसी टेबल को आपको याद करना है कि क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। तो एक बार ध्यान से देखें कि महासागरीय निक्षेप को सर्वप्रथम हमने तीन पार्ट में बांटा। एक तो वो पदार्थ जो हमें स्थल भाग से प्राप्त हुए, दूसरे वो पदार्थ जो कि स्थल या समुद्र में आने वाले ज्वालामुखी से प्राप्त हुए, और तीसरा जो कि सागरों के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। स्थल भाग से जो पदार्थ आ रहा है उसको कण के आकार पर हमने फिर बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख में विभाजित कर दिया। और जो सागरों के भीतर पाए जाते हैं उन्हें हम शुरुआत में अगर बात करूं तो इसके दो पार्ट और कर सकते हैं। सागरों के भीतर जो पदार्थ पाए जाते हैं, एक होता है नैरेटिक और एक होता है पैलेजिक। तट के आसपास पाया जाता है वो तो नैरेटिक कहलाता है, और जो गहन सागरों में, सागरीय मैदानों में पाया जाता है उसे पैलेजिक निक्षेप कहते हैं। तट के सहारे पाया तो नैरेटिक और अधिक गहराई में पाया तो पैलेजिक। वो तो गहराई के आधार पर हो गया, लेकिन स्वभाव के आधार पर ये दो प्रकार के होंगे सागरीय पदार्थ, या तो जैविक होंगे या अजैविक होंगे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जैविक पदार्थ है, और जैविक पदार्थ को मैंने दो पार्टों में बांटा है। एक जिनमें चूना पाया जाता है, एक जिनमें चूना नहीं पाया जाता है, सिलिका। अब चूना प्रधान के दो उदाहरण है ग्लोबिजेरिना और टेरोपोड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछेगा कि कौन सा चूना प्रधान है। सिलिका प्रधान की हमने बात की तो रेडियोलेरियन और डाइटम जो है आपके सिलिका प्रधान है। अजैविक पदार्थों में हमने मुख्यतः लाल चीका और उल्कापिंड, और एक और क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा जीके में रिपीट इस लेसन से होगा वो ये है कि महासागरों में पाया जाने वाला जो सागरीय निक्षेप है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो महासागरों में पाया जाएगा वो कौन है? लाल चीका है। इतने तो सभी को क्रमशः ये टेबल जो कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को याद होनी चाहिए। रीट में यहाँ से कोई प्रश्न बनता नहीं है इतना, क्योंकि महासागरीय निक्षेप आपकी रीट का टॉपिक नहीं है। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले इसे याद करेंगे, और उनके लिए पहले तो इस टेबल को पूरी याद करना है। अब सबसे पहले पदार्थ हमने कौन से लिए? भूमिज पदार्थ या स्थलीय पदार्थ। सिंपल सी बात है कि महासागरों में जो भूमिज पदार्थ होते हैं इन्हें हम कणों के आधार पर फिर निम्न भागों में बांटते। क्रम से चलोगे आप। सबसे पहले होती है बजरी, सबसे मोटे कण होते हैं इसके। उसके बाद बालू या रेत होती है आपकी। उसके बाद सिल्ट होती है, क्ले यानी कि मृत्तिका, और लास्ट में कौन होता है? तो पंख होता है। पंख का मतलब होता है मड, मड का मतलब होता है कीचड़, जिसमें कण सबसे बारीक। तो सबसे मोटे कण किसके हो गए? तो बजरी के हो गए। और सबसे बारीक कण किसके होते हैं? तो पंख या मड या कीचड़ के होते हैं। अब ये जो पंख है
इस पंख को फिर हम रंग के आधार पर, खासकर आपको इस विद्वान का नाम याद रखना है, मर्रे नामक विद्वान ने पंख को रंग के आधार पर 3 पार्टों में बांटा, नीला पंख, लाल पंख और हरा पंख। नीला पंख जो है इसका निर्माण लोह और सल्फाइड और जैविक तत्वों के युक्त चट्टानों से होता है, यानी कि इसमें एक तो क्या पाया जाएगा, लोह सल्फाइड पाया जाएगा और दूसरा जैविक पदार्थ पाए जाएंगे। अन्य 2 प्रकार के पंख की तुलना में यह अधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि कौन से प्रकार का पंख महासागरों में अधिक क्षेत्र पे पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, नीला वाला पाया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि लाल पंख और लाल पंख क्यों है, इसका रंग लाल तो इसके कारण है लोह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसके कारण इस वाले पंख का जो रंग है वो लाल आपको मिलेगा। और तीसरा कौन सा है, तो हरा पंख, इसमें पोटेशियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट की मात्रा होती है। तो तीनों पंखों के पदार्थ आपको याद रखने हैं। नीला पंख में लोहे के सल्फाइड होते हैं, लाल पंख में लोहे के ऑक्साइड होते हैं, हरे पंख में पोटेशियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट होते हैं। फिर आपको याद रखना है कि महासागरों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पंख पाया जाता है, तो नीला पंख सबसे ज्यादा पाया जाता है। स्थल से प्राप्त होने वाले पदार्थों में सबसे मोटे कण बजरी के होंगे, सबसे बारीक कण किसके होंगे, तो पंख के सबसे बारीक कण होंगे। ये तो हो गया बेटा वो पदार्थ जो कि स्थल से प्राप्त हुआ। इसके बारे में मैं बता ही चुका हूं कि ज्वालामुखी पदार्थ। अब ज्वालामुखी पदार्थ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं, या तो ज्वालामुखी स्थल खंड पे आया था और स्थल खंड पे जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था उससे जो पदार्थ लावा और विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ निकले, वो या तो बहकर आपके, अगर लावा पतला है तो बहकर समुद्र में चले जाएगा, और बहकर नहीं गया है तो अपर्दन के विभिन्न कारकों के द्वारा, नदी के द्वारा, लहरों के द्वारा, पवन के द्वारा ये जो है समुद्र में डाल दिया जाएगा। और दूसरा, डायरेक्ट अगर कोई समुद्र में ही ज्वालामुखी आ गया है तो उससे जो पदार्थ प्राप्त होगा वो तो सागर की तली में वैसे ही जमा हो जाएगा। तो 2 तरीके से आपको ज्वालामुखी पदार्थ प्राप्त होगा। और तीसरे प्रकार का पदार्थ जो आपके है वो है आपके सागरीय पदार्थ। सागरीय पदार्थ यानी कि जो सागर के भीतर ही मिलेगा। अब सागरीय पदार्थों को हम 2 पार्टों में बांटेंगे, एक जैविक और दूसरा अजैविक। अब जो जैविक पदार्थ हैं, इन जैविक पदार्थों को समुद्र के तट या गहराई के आधार पर मैं 2 पार्टों में बांटूंगा। पहले तो ऐसे पदार्थ जो हमको बिल्कुल तट के सहारे मिलेंगे, जैविक पदार्थ, उन्हें तो कहा जाता है नैरेटिक निक्षेप, नैरेटिक पदार्थ। और जो ज्यादा गहराई पे मिलते हैं उन्हें कहा जाता है पेलाजिक निक्षेप। तो तट के सहारे पाए जाने वाले जैविक पदार्थ तो नैरेटिक कहलाते हैं, और सागरों में अधिक गहराई खासकर मैदान में पाए जाने वाले निक्षेप को क्या कहते हैं, पेलाजिक निक्षेप कहते हैं। 2 तो ये आपको क्रम से याद होने चाहिए। ये तो नाम से याद होगा कि जैविक पदार्थ, यानी कि इसके अंतर्गत सागरों में पाए जाने वाले जीव जंतु, खासकर चूना और सिलिका प्रदान के अवशेष होते हैं। गहराई के आधार पर हमने इसके 2 पार्ट किए। नैरेटिक ये सामान्यतः महाद्वीपीय मग्न तट पे पाए जाते हैं। इनके ऊपर भूमिज पदार्थ का आवरण छा जाता है, क्योंकि नदियों के द्वारा भूमिज पदार्थ आ जाता है तो वो इनके ऊपर छा जाता है। सागरीय जीवों के अस्थि पंजर और वनस्पतियों के अनअपघटित अवशेष यहाँ पर मुख्यतः मिलते हैं तट के किनारे। अब तट के किनारे चूंकि आपके जैविक पदार्थ मिल गए, नदियों के द्वारा लाया गया विभिन्न प्रकार का अवसाद आ गया, तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महासागरों में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता मग्न तटों पर पाई जाती है। यहाँ बहुत सारे आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु प्राप्त होते हैं। अब हम अगर महासागरों में गहराई पे जाते हैं तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की संख्या कम हो जाती है, बहुत कम नगण्य मात्रा में, और वहां पाया जाता जो पदार्थ हो पेलाजिक कहलाएगा। इसके अंतर्गत गहन सागरीय निक्षेप, खासकर वनस्पति में क्या मिलेगा, यहाँ पे तो शैवाल मिलता है केवल, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पहुंचता नहीं यहाँ पे, और समुद्री जीव जैसे कि अवशेष सम्मिलित किए जाते हैं। और ये जो जैविक निक्षेप पेलाजिक हैं, ये धीरे धीरे अगर जब समुद्र में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से इनके अवशेष जो है पानी में मिल जाएंगे तो फिर यहाँ पे फिर दोबारा से ओज यानी कि जो पंख या मड प्राप्त हो जाएगी आपको। तो कहने का मतलब ये है यहाँ तक आपसे कि सागरीय पदार्थों को हमने मुख्यतः 2 पार्टों में बांटा, एक जैविक और दूसरा अजैविक। समुद्र के अंतर्गत गहराई के आधार पर क्षैतिज वितरण के आधार पर 2 पार्ट किए। तट के सहारे पाए जा रहे तो नैरेटिक, अधिक गहराई पे पाए जा रहे तो पेलाजिक। अब बात करते हैं कि जैविक पदार्थ जो आपके थे, उस जैविक पदार्थ को फिर मैंने 2 पार्टों में बांटा था। एक तो वो जिनमें चूना पाया जाता है और एक वो जिनमें सिलिका पाया जाता है। तो जिनमें चूना पाया जाता है इसके फिर 2 पार्ट हैं आपके,
और दोनों याद रखने हैं। पहले पार्ट का नाम तो क्या है, तो एक तो इसमें टेरोपोड है और एक है ग्लोबिजोरिना। चूने की अधिकता के कारण ये शीघ्र घुल जाते हैं, इसके कारण ये पदार्थ हमेशा कम गहराई पर पाए जाते हैं। पहली चीज तो याद रखेंगे, सिलिका जल्दी से घुलेगा नहीं, तो सिलिका युक्त जो पदार्थ है वो अधिक गहराई पे मिलेंगे और चूना युक्त जो पदार्थ है वो कम गहराई पे मिलेंगे, क्योंकि चूना घुल जाएगा आपके। अब चूना युक्त पदार्थ जो है उसके हमने दो पार्ट किए, पहला टेरोपोड, और टेरोपोड में चूने की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना। टेरोपोड में चूने की मात्रा लगभग 80% तक होती है। इस कारण अब चूने की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ये समुद्र के अंतर्गत मात्र 2000 फैथम की गहराई तक मिल सकता है। इसका निर्माण टेरोपोड नामक मोलस्क जीव से होता है, ये बात आपको याद रखनी है। टेरोपोड किस प्रकार का निक्षेप है, तो फिर आपको बताना होगा कि ये चूना प्रधान है। चूने की मात्रा कितनी है, तो लगभग 80% है। चूना प्रधान दूसरा प्रकार का जो होता है उसका नाम क्या है, तो ग्लोबिजोरिना उज है। ये दूसरा हो गया चूना प्रधान में। इसका निर्माण मुख्यतः एक जीव जिसको ग्लोबिजेरिना नामक फोरामिनीफेरा जेब से होता है, और ये महासागरों में 2000 से 4000 फैथम की गहराई पर है। देखो टेरोपोड तो आपको अधिकतम 2000 की गहराई तक मिला था, और ग्लोबिजोरिना जो है 2000 से 4000 फैथम की गहराई तक आपको मिल सकता है। इसका निक्षेप मुख्य रूप से निम्न अक्षांशों में यानी कि विषुवत रेखा और कर्क और मकर रेखा, क्योंकि ये जो उज है ये कहाँ मिलेगा आपको, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है ग्लोबिजेरिना। तो निम्न अक्षांश यानी कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच वाले क्षेत्र में ये मुख्यतः आपको पाया जाएगा। तो ये तो हो गए बेटा आपके चूना प्रधान। अब चूना प्रधान के बाद हम जाते हैं सिलिका प्रधान में, अर्थात नाम से स्पष्ट है कि इनमें कम घुलनशील होने के कारण ये अधिक गहराई पर पाए जा सकते हैं। और सिलिका प्रधान को फिर मैंने दो पार्टों में बांटा, पहले का नाम रेडियोलेरियन है और दूसरे का नाम डाइटम है। इसका निर्माण रेडियोलेरियन नामक जीव के अवशेष से होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ प्रकार का जीव है। साथ ही इसमें फोरामिनीफेरा वर्ग के जीवों के अवशेष भी मौजूद रहते हैं, और यह 2000 से लेकर 5000 की गहराई तक मिल सकता है। कौन सा, रेडियोलेरियन। टेरोपोड, ग्लोबिजेरिना और रेडियोलेरियन, ये तीनों जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन एकमात्र जैविक निक्षेप जो वनस्पति से प्राप्त होगा वो कौन सा है, तो डाइटम है। इसका निर्माण मुख्यतः सूक्ष्म पौधों के द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आएगा, इसको लेक्चर वाले ध्यान रखें इस बात को कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति से प्राप्त हो रहा है, तो डाइटम प्राप्त हो रहा है। तो ये 4 प्रकार के आपके निक्षेप थे। अब जो गहन सागर में पाए जाने वाले पेलाजिक निक्षेप थे, उनमें पदार्थ की मात्रा के आधार पर हम बात करें तो एक प्रश्न हमेशा याद रखे जाना कि पेलाजिक निक्षेप में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो लाल चीका की होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और आगे भी आ सकता है। टोटल निक्षेप में लाल चीका कितनी होती है, तो 36% के आसपास होती है, और लाल चीका के बाद ग्लोबिजेरिना का नंबर आता है जो कि लगभग 29 होती है। दो कोई मिला दोगे तो आधे से ज्यादा हो जाएगा, लगभग 60% से ज्यादा। उसके बाद ये बहुत कम मात्रा में डाइटम का नंबर 6 के आसपास है, रेडियोलेरियन 3 के आसपास है, और टेरोपोड तो नगण्य मात्रा में, क्योंकि घुल जाता है जल्दी तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो कई बार इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, इनकी मात्रा के आधार पे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कौन मिलता है, तो लाल चीका मिलती है। जैविक पदार्थों में सबसे ज्यादा कौन है कभी पूछा जाए तो ग्लोबिजेरिना सबसे ज्यादा है। दो तो याद करके जाओ इस टेबल से क्वेश्चन कि सर्वाधिक मात्रा पूछता है तो लाल चीका की है, लेकिन केवल जैविक पदार्थों में सबसे ज्यादा मात्रा तो ग्लोबिजेरिना की है। दोनों याद रखें। अजैविक पदार्थों में मैंने कहा कि आपके अजैविक पदार्थ तापमान में वृद्धि और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होने के कारण वायुमंडल में परिवर्तन होता है और ठोस पदार्थ पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं और महासागरों में निक्षेपित हो जाते हैं। इनमें डोलोमाइट हो सकता है, सिलिका हो सकता है, लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड, ये सारे मिलते हैं। और इनके द्वारा अलावा हमारे महासागरों में लास्ट में जो आपको पढ़ना है वह है लाल चीका। यह सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। यही प्रश्न आपको याद करके जाना है कि महासागरों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा निक्षेप पाया जाता है,
तो आपका आंसर होगा कि लाल चीका सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसमें मुख्यतः एल्युमिनियम के हाइड्रेट, सिलिकेट और लोहे के ऑक्साइडों की प्रधानता होती है और ये अजैविक प्रकार का निक्षेप है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक छोटा सा टॉपिक जो कि कई बार आपके खासकर स्कूल लेक्चर वाले बच्चे इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाएं। सभी को राम राम, शुभ रात्रि।